हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वन शॉट करने वाले हैं और यह अपना डे नंबर 1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, क्वेश्चंस ऑन ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है और कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ना है और कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी पढ़ना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर टोटल इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं और यह चैप्टर कितने दिन में खत्म हो जाएगा इसको पहले अच्छे से समझो। ठीक है, तो यह अपना डे नंबर 1 है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यह अपना डे नंबर 1 है और आज के क्लास में हम लोग इन चारों टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे और क्वेश्चंस ऑन ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। इन चारों टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से आज के क्लास में समझेंगे। इस पे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में यानी डे 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। इनको अच्छे से समझेंगे, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से डे 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, इन कंसेप्ट को समझेंगे और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस अपने बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, यानी देखा जाए तो ये जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये टोटल 3 लेक्चर्स के अंदर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जब अच्छे से अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम लोग इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको एक अलग क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि इस चैप्टर को लेके जो डर है अपने मन में वो खत्म हो जाए और अच्छे से ये चैप्टर अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा हम लोग कैसे इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जा करके सब्सक्राइब कर सकते हो और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो क्लास 10th के लिए। ठीक है, ओके देन बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं और बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं और जो भी बेसिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो मान लेते हैं जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम पॉइंट ओ बोल दे रहे हैं और ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन। ठीक है, और इन जनरल किसी भी पॉइंट को P से दिखाते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है कोऑर्डिनेट का वो x, y होता है। ठीक है, x, मतलब किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x, y होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये x डायरेक्शन में x यूनिट चला है और y डायरेक्शन में y यूनिट चला है। और कोई भी दूरी होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में, तो उसको हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट x, y का मतलब क्या हो उसको अच्छे से समझो। यानी ये x एक्सिस में x यूनिट चला है, पॉइंट P तक पहुंचने के लिए x डायरेक्शन में x यूनिट चला है और x यूनिट चलने के बाद से यहां से ऊपर की ओर y डायरेक्शन में y यूनिट चला है, उसके बाद से ये पॉइंट P तक पहुंचा है। ठीक है, इसको पॉइंट A बोल देते हैं। तो ये x यूनिट x डायरेक्शन में और y यूनिट y डायरेक्शन में चलने के बाद से पॉइंट P तक पहुंचा गया है, इसको ऐसे बना लो। ठीक है, तो ये अपने पास जो निकल के आया है ये मतलब जो भी डिस्टेंस हम लोग x एक्सिस पे चलते हैं उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा यानी x एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस हम लोग चलेंगे उसको एब्सिसा बोलेंगे। ठीक है, और जो भी डिस्टेंस हम लोग y एक्सिस पे चलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। y एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस हम लोग चलेंगे उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर ये जो पॉइंट P लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट P लिखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट, यानी ये जो पॉइंट P लिखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट x, y दिया है, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि आप एब्सिसा बताओ और आप ऑर्डिनेट बताओ तो आप कैसे बताओगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना।
इन दोनों को अगर आप एक साथ कंबाइनली मिला दो, एक्स और वाई के वैल्यू को आप कंबाइनली मिला दो, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और केवल इस एक्स वाले वैल्यू का बात करो तो ये एक्स वाला जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। ये एक्स वाला वैल्यू ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है, और एक्स एक्सिस पे कोई भी दूरी हम लोग चलते हैं, कोई भी डिस्टेंस हम लोग चलते हैं, उसको एब्सिसा बोलते हैं, यानी एब्सिसा, ठीक है। यानी ये एब्सिसा का वैल्यू है। उसी प्रकार से अगर आप ये वाला देखो y वाला वैल्यू, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कोई भी दूरी हम लोग चलते हैं तो उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट कब बोलेंगे, एब्सिसा कब बोलेंगे और ऑर्डिनेट कब बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट x है जिसका कोऑर्डिनेट 2,-3 है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप पॉइंट x का कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट आपसे बोल रहा है तो आप x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कंबाइनली मिलाकर बोलोगे, यानी आप 2,-3 बोलोगे अगर आपसे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि x वाले पॉइंट का आप एब्सिसा बताओ, एब्सिसा मतलब जो डिस्टेंस x एक्सिस पे चला गया है, यानी ये जो 2 है ये आपका पॉइंट x का एब्सिसा वाला वैल्यू है, ये एब्सिसा वाला वैल्यू है क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। उसी प्रकार से अगर पॉइंट x का आपसे ऑर्डिनेट का वैल्यू पूछा जाए तो -3 हो जाएगा, बिकॉज y एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस चला जाता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो भी कंसेप्ट है। अब आगे देखते हैं। देखो जो x एक्सिस और ये जो y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस ये प्लस होता है, ये x माइनस होता है, ये y प्लस होता है और ये y माइनस होता है। ये जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में एक प्लेन को डिवाइड कर देता है। यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो। तो ये मान लेते हैं ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट है, ठीक है। और इन चारों पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन चारों पार्ट्स को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हमें कोई भी पॉइंट कोई दे के ये पूछ लेगा कि बताओ ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको कोई एक पॉइंट ए दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट 2,-3 है और बोल रहा है कि बताओ ये जो पॉइंट है ये इन चारों में से किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से समझ के चलो, ठीक है। ध्यान से सुनो। ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन से आप x एक्सिस की ओर आते हो तो आप प्लस में आते हो, मतलब जो भी डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से x एक्सिस के राइट वाले डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो प्लस में होता है। ओरिजिन से x एक्सिस में लेफ्ट की ओर जाते हैं तो ये वाला डिस्टेंस माइनस में होता है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस माइनस में होता है। उसी प्रकार से ओरिजिन से आप y डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाते हो तो ये वाला डिस्टेंस प्लस में होता है और नीचे आते हो तो ये वाला डिस्टेंस माइनस में होता है, ठीक है। यानी अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करो तो ये पहले x वाला वैल्यू जाता है फिर ये y वाला वैल्यू आता है, ठीक है। मतलब कोई भी पॉइंट जो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका x वाला वैल्यू और y वाला वैल्यू दोनों प्लस में होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करो तो ये पहले x वाला वैल्यू जाएगा जो कि माइनस में है, फिर ये y वाला वैल्यू आएगा जो कि प्लस में है। यानी कोई भी पॉइंट अगर उसका x वाला वैल्यू माइनस में है और y वाला वैल्यू प्लस में है मतलब वह सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। उसी प्रकार से ये दोनों माइनस माइनस में है, यानी कोई भी पॉइंट जिसका दोनों कोऑर्डिनेट x वाला और y वाला दोनों नेगेटिव के साइन के साथ है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आएगा तो पहले x वाला वैल्यू हम लोग लेते हैं फिर y वाला वैल्यू लेते हैं, ठीक है। यानी पहले x वाला वैल्यू प्लस में और y वाला वैल्यू माइनस में आएगा तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे एक सवाल था पहले कि ये जो पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2,-3 है तो बताना था कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब आप यहाँ से इजीली बता सकते हो। देखो ये जो x वाला ये वैल्यू है ये x वाला वैल्यू है, तो x वाला वैल्यू प्लस में है, ठीक है, और y वाला वैल्यू माइनस में है। तो x वाला वैल्यू प्लस में और y वाला वैल्यू माइनस में, आप देख सकते हो कि ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। यानी ये जो पॉइंट ए है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार से करके आप किसी भी पॉइंट को बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब आपके सामने 2-3 सवाल लिख रहे हैं, आपको सिर्फ बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो मान लो पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2,-3 है, बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट -3, -8 है। पॉइंट सी है
जिसका कोऑर्डिनेट -5,8 है, और पॉइंट डी है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स को फटाफट से बता दो कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ताकि रिवीजन भी हो जाए और फटाफट से हम लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स वाला वैल्यू प्लस में है और वाई वाला वैल्यू माइनस में है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, एक्स वाला वैल्यू प्लस में और वाई वाला वैल्यू माइनस में। उसी प्रकार से अगर दोनों वैल्यू निगेटिव साइन के साथ होता है तो ये डेफिनेटली ये थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू हो जाता है। अगर एक्स वाला वैल्यू निगेटिव और वाई वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है तो यह सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू हो जाता है, और दोनों अगर वैल्यू प्लस में होता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से करके किसी भी पॉइंट को आप बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट होता है वह किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वह एक्सिस पे भी लाई कर सकता है। तो कब कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा और हमको कैसे पता चलेगा, अब इसको अच्छे से समझ लो एक बार, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इस वाले कंसेप्ट को उसमें डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वहां से एक अच्छा वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आप एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट चल के दिखाओ, तो आप एक्स एक्सिस पे अगर एक्स यूनिट चले और मान लो कि आप पॉइंट ए पे आके पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट चले हो, मतलब आप एक्स यूनिट चले हो, लेकिन वाई में तो आप ना ही ऊपर गए हो और ना ही नीचे गए हो, मतलब आपके पास वाई का जो वैल्यू है 0 आया है। ये जो हम लोग कोऑर्डिनेट में दिखाते हैं एक्स और वाई, ये सिंपली ये बताता है कि आप एक्स डायरेक्शन में कितना चले हो और वाई डायरेक्शन में कितना चले हो। लेकिन आप पॉइंट ए तक आने के लिए आप केवल एक्स में एक्स यूनिट चले हो, लेकिन वाई में तो आप चले ही नहीं हो, इसलिए इसका वाई वाला जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, आप एक्स यूनिट चले हो केवल एक्स डायरेक्शन में। उसी प्रकार से आपसे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा y डायरेक्शन में y यूनिट चल के दिखाओ। तो मान लो कि y डायरेक्शन में आप y यूनिट चले, तो आप पॉइंट B तक आ गए, तो आप केवल y डायरेक्शन में चले हो, x में तो चले नहीं हो, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, y यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका पॉइंट A और जो B है वह किसी चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट A और B है ये एग्जैक्टली एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी ये ए और बी एक्सिस का पॉइंट है। तो कब कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा, इसको आप कैसे पता करोगे? अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में जा रहा है, दोनों में चल रहा है कुछ ना कुछ डिस्टेंस, तो डेफिनेटली वह चारों में से किसी ना किसी क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट केवल एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वह एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, वाई में तो चला नहीं है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो अपने पास वैल्यू निकल के आया है, ये केवल एक्स में एक्स यूनिट चला है, वाई में नहीं चला, इसलिए वाई की वैल्यू 0 है, तो यह एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है बी, यह केवल y डायरेक्शन में चला, इसलिए इसके पास y का कुछ ना कुछ वैल्यू है, x में नहीं चला, इसलिए x वाला वैल्यू 0 है। तो अगर इसको अच्छे से आप लिख पाओ तो कैसे लिखोगे? देखो, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा? x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जनरल फॉर्म होता है x, 0। उसी प्रकार से एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा? 0, y होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना। ठीक, तो आपके सामने अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन आ गया है। तो इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि कोई भी पॉइंट हो, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लो एक पॉइंट यहीं पे कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताना है। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। तो ये वाला डिस्टेंस का हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, बहुत सा आसान से एक फार्मूला होता है, √x² + y² फार्मूला होता है, आप सबने पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है, कितना होता है फार्मूला? √x² + y², यही फार्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, कोई भी पॉइंट का अगर आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता है तो आप उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, दोनों का ऐड कर दो और रूट ले लो, तो वो जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगा
उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला देखना है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। मान लो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फटाफट से लिख लो, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह अपना डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला कब हम लोग यूज करते हैं, किसी भी दो बिंदु को ज्वाइन करने पे जो अपने पास डिस्टेंस निकल के आता है उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं और इसी को डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, जैसे मान लो अपने पास कोई एक पॉइंट P है और एक कोई पॉइंट Q है। ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है या फिर हमेशा उनके मन में डाउट होता है कि भैया हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोलेंगे कि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोलेंगे। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी पॉइंट को x1 y1 x2 y2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, इससे डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का जो स्क्वायर हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपके मतलब उस फार्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पॉइंट P के वैल्यू को x1 y1 बोलो या फिर पॉइंट Q के वैल्यू को आप x1 y1 बोलो, आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमसे ओरिजिन से पूछा है, तो अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। फार्मूला क्या था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपने पास वैल्यू है, बस फटाफट से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये एक्स का वैल्यू है जो कि 6 के इक्वल है, और वाई का वैल्यू कितना है, -6 के इक्वल। तो हो जाएगा आपके पास 6 के स्क्वायर प्लस -6 के स्क्वायर। अब यहां से सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 36। तो 36 और 36 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 72, और रूट 72 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6√2 यूनिट दूरी निकल जाएगा। ठीक है, यानी पॉइंट P का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो 6√2 यूनिट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हमको दिया है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट P मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट -4,7 दिया है, इसको Q बोल देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 2,-5 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2, और फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब -5 -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर, ये रूट का अंदर हो जाएगा। राइट, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 144। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको रूट अंडर 180 मिलेगा, और 180 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 6√5 मिलेगा, इतना यूनिट। ठीक है, मतलब P से लेके Q तक के बीच का जो डिस्टेंस है वह 6√5 यूनिट होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान निकला। इस टाइप से सवाल डेफिनेटली आते हैं और इसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ K। ठीक है, मतलब दो पॉइंट्स A और B है जिसका दूरी पॉइंट P से बिल्कुल सेम है, तो K का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो मान लो ये कोई पॉइंट A है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3, K दिया है। ठीक है, इधर कोई पॉइंट B मान लो जिसका कोऑर्डिनेट K, 5 दिया है, और एक तीसरा कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट K-1, 2 दिया है। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये आपस में इक्वल है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार और बिल्कुल ध्यान से सुनो। बोल रहा है कि दो बिंदु है, एक A और एक B। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से सेम है, तो हमें K का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। मतलब A से लेके P तक का ये जो डिस्टेंस है वह B से लेके P तक के डिस्टेंस के इक्वल है, तब हमें K का वैल्यू बताना है। मतलब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि A से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो B से लेके P तक के डिस्टेंस के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तब बोल रहा है कि K जो इसमें अननोन है उसका वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन जो बोल रहा है AP और BP का जो डिस्टेंस है आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ये एक डिस्टेंस फार्मूला का एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, उसी का ये एप्लीकेशन है। डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो AP इज इक्वल टू BP क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, AP इज इक्वल टू BP करेंगे और 2 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। एक बार AP का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए और एक बार BP का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो अपने पास K में एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास K निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP करेंगे। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट कितना है, K-1, 2 है, और A का कोऑर्डिनेट शायद 3, K है। एक बार मिला लेते हैं, A का कोऑर्डिनेट 3, K और ये K-1, -2 है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे AP का डिस्टेंस लिखने के लिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फार्मूला यूज करेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब K-1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 - K का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम लोग डिस्टेंस किसका लिखेंगे, BP का। तो BP का डिस्टेंस लिखने के लिए हमें A को मिटा करके यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। ठीक, और B का कोऑर्डिनेट है कितना, B का कोऑर्डिनेट है K, 5। जो बिंदु B है इसका कोऑर्डिनेट है K, 5। तो इसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको x1 और इसको y1 बोल देते हैं। फिर फार्मूला वही सेम यूज कर लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K-1 - K का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपने पास इक्वेशन निकल के आया है, इस इक्वेशन के दोनों साइड रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो दोनों साइड से रूट हट जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखना क्या आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K-4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 - K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे K से K कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद से इक्वेशन जो निकल के आया है, ये दोनों जो K वाला इक्वेशन है ये A - B के होल स्क्वायर से ब्रेक डाउन होगा। तो इसको करते हैं, पहले K-4 के होल स्क्वायर को ब्रेक डाउन करोगे, ये हो जाएगा K² प्लस 16 -8K। ठीक है, उसी प्रकार से 2 - K के होल स्क्वायर को ब्रेक डाउन करोगे, ये हो जाएगा 4 + K² - 4K इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 और ये 9। ठीक है, तो K² + K² हो जाएगा 2K²। ठीक है, और ये -8K और -4K ये हो जाएगा -12K। ठीक है, और ये 16 और 4 20 और ये 10, यानी ये हो जाएगा आपके पास
n इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास 2 कॉमन निकल रहा है पूरे इक्वेशन से, तो 2 कॉमन निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, की स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इक्वेशन निकल के आया है वह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया है, ठीक है, जिसको हम लोग इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको फैक्टराइज करेंगे और इजीली अपने पास k के वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन कितना है, की स्क्वायर कितना है, की स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो कितना हो जाएगा, की स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि k कॉमन लोगे तो k माइनस 5 हो जाएगा, और यहां से आप -1 कॉमन लोगे तो k माइनस 5 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो k माइनस 5 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास निकल के आएगा, ठीक है। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे, मतलब दोनों को 1 बाई 1 करके इक्वेट करोगे तो आपके पास k का 2 वैल्यू निकल के आएगा, एक 5 और एक 1, ठीक है। तो k का अपना आंसर कितना होगा, 5 और 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब दो पॉइंट दिया है, दोनों को पहले मार्क कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है इसको पॉइंट ए बोल दो, इसको पॉइंट बी बोल दो, ठीक है। तो पॉइंट ए यहाँ पे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, मान लो ये वैल्यू कितना दिया है, -5,2, ठीक है, ये पॉइंट ए है। उसी प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बी मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 9,-2 दिया है, ठीक है। एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे जहां से इन दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको आप पॉइंट पी बोल दो, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको पॉइंट पी बोल दो। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो जस्ट हम लोग अभी देखे हैं कि उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0,y से लिखते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0,y, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से इसको यूज कर दिया है और पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। ये पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का जनरल फॉर्म जो होता है वह 0,y होता है उसके कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अपने पास दो पॉइंट हैं, दोनों का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट P है जहां से दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो हमसे बोला है कि वाई एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू BP ये क्वेश्चन में दे दिया है, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो AP का जो वैल्यू है वह BP के इक्वल है, तब हमें बताना है कि y एक्सिस पे वह कौन सा पॉइंट है। मतलब एक तरीका से देखा जाए तो अगर हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। यानी जो पिछला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। हम लोग AP इज इक्वल टू BP किए हैं, यहाँ पे भी हम लोग 2 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और अपने पास एक इक्वेशन बनेगा y में और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। तो हमें पॉइंट A का कोऑर्डिनेट चाहिए और P का कोऑर्डिनेट तो पता ही है 0,y है, और A का कोऑर्डिनेट एक बार देखते हैं। A का कोऑर्डिनेट -5,2 है, ये -5,2 है, ठीक है। तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2, और डिस्टेंस फार्मूला एक बार यूज करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला कितना होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट A को मिटा के यहाँ पे हम B लिखेंगे बिकॉज अब हमें BP का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो B का कोऑर्डिनेट कितना है, B का कोऑर्डिनेट है 9,-2, ठीक है। पॉइंट जो B है उसका कोऑर्डिनेट है 9,-2, और यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसको x1 बोलना पड़ेगा और इसको y1 बोलना पड़ेगा, और एक बार और हमें डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो हो जाएगा आपका 0 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y - -2 का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसा कि अपना पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें भी इक्वेशन के दोनों साइड रूट आ रहा था तो हम लोग स्क्वायर किए थे, तो यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा इक्वेशन से। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है तो इसको मिटा के हटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ये y और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 25 प्लस इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक डाउन करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू ये 81 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कुछ कुछ कट रहा है, यहाँ से y स्क्वायर से y स्क्वायर कट रहा है और इस 4 से ये 4 कट रहा है। ठीक है, अगर इस माइनस 4y को आप उधर लेके आओ इधर प्लस 4y की ओर तो ये हो जाएगा आपके पास, देखना जरा, ये हो जाएगा आपके पास 8y इज इक्वल टू राइट 25 माइनस कितना हो जाएगा, 25 माइनस 81 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं 8y इज इक्वल टू 25 माइनस 81, 8y इज इक्वल टू 25 माइनस 81, तो ये हो जाएगा 8y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 56। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 56 बट्टा 8 और ये कटेगा तो माइनस 7, यानी y का जो आपके पास वैल्यू है वह माइनस 7 के इक्वल निकल के आया है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना जो पॉइंट P था जो कि x एक्सिस पे था जहां से पॉइंट A और B दोनों का डिस्टेंस सेम था। ठीक है, तो जो y एक्सिस पे जो पॉइंट था वो क्या था 0, y और अपने पास y का वैल्यू कितना निकल के आया है -7, यानी जो पॉइंट P होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, -7। ठीक है, यानी y एक्सिस पे जो पॉइंट P होगा उसका कोऑर्डिनेट 0, -7 होगा जहां से E और B जो पॉइंट क्वेश्चन में दिया था दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। ठीक है, देख लो। ठीक है, यानी y का वैल्यू अपने पास -7 निकल गया है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, -7। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से आराम से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी उसी प्रकार से बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। पॉइंट A आपको दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 1,4 बोला है, फिर आपको पॉइंट B दिया है जिसका कोऑर्डिनेट -1,2 बोला है। ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y क्वेश्चन में बोला है। तो बोल रहा है कि अगर A से P तक का डिस्टेंस राइट और B से P तक का डिस्टेंस आपस में इक्वल है तब बताओ कि x और y में क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी टाइप से इक्वेशन बनेगा जैसा कि हम लोग पिछले 2 क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो AP का जो डिस्टेंस है वह BP के डिस्टेंस के इक्वल है, तब x और y में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। तो x और y में क्या रिलेशन होगा इससे आपको टेंशन ही नहीं लेना है। आप तो क्या करो कि जो आपके पास इक्वेशन बन रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है AP इज इक्वल टू BP है। ठीक है, तो आप यहां से इक्वेशन बनाओ। ठीक है, और जब ये इक्वेशन बनेगा तो उसमें x और y ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास x और y में रिलेशन अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, AP इज इक्वल टू BP कर देंगे। ठीक है, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP करेंगे तो A का यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे और यहाँ पे P का लिखेंगे। तो P का तो x, y क्वेश्चन में दिया है, A का देखते हैं, A का कितना है 1,4, ये 1,4 है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तक तो पूरा अच्छे से याद हो गया होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट A को मिटाएंगे और यहाँ पे B लिखेंगे एंड देन हम लोग BP वाले डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे।
तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है -1,2। पॉइंट बी कितना है -1,2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखे हैं इसका कोई जरूरत नहीं है, तो इसको फिर हम लोग मिटाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 2 क्वेश्चन से जो हम लोग करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी अपने पास इक्वेशन बना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और अपने पास खूब अच्छा वाला एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा x और y में। और यहाँ से जैसे जैसे आप सिंप्लीफाई करते जाओगे तो यही आपका रिलेशन हो जाएगा x और y में, जिसके लिए जो पॉइंट P होगा E और B से समान डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, इसको वाइट से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x +1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर वाले अलजेब्रा वाले फार्मूला का हम लोग यूज करके इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले x -1 के होल स्क्वायर को ब्रेक डाउन करोगे तो ये हो जाएगा x² + 1 -2x हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से y -4 के होल स्क्वायर को ब्रेक डाउन करोगे तो ये हो जाएगा y² + 16 - 8y। ठीक है, अब फिर x + 1 के होल स्क्वायर को ब्रेक डाउन करोगे तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x। और y -2 के होल स्क्वायर को ब्रेक डाउन करोगे तो ये हो जाएगा y² + 4 - 4y। तो यहाँ पे बहुत ऐसे टर्म्स हैं जो कैंसल आउट हो रहे हैं, तो उसको फटाफट से पहले कैंसल आउट करते हैं। ठीक है, तो x² से x² कैंसल आउट होगा, y² से y² कैंसल आउट होगा। अब जो बच रहा है उसको एक बार लिखते हैं। तो देखो इधर क्या क्या बच रहा है LHS में, तो यहाँ पे बच रहा है ये 16 और 1 ये मिलकर हो जाएगा 17 - 2x - 8y इज इक्वल टू, इधर अगर आप देखो तो ये 4 और 1 ये 5 हो जाएगा और प्लस ये 2x हो जाएगा -4y हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो LHS में 2x और -8y है उसको RHS में ला के लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और ये जो 5 है उसको LHS में लेके जाते हैं, तो इधर हो जाएगा 17 - 5, इधर हो जाएगा 17 - 5 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2x, 2x + 2x। उसके बाद से कितना होगा, y वाला वैल्यू अगर देखा जाए तो 8y - 4y हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा आपके पास 12 इज इक्वल टू 4x + 4y हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से आप देख पाओ तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हो, तो 4 कॉमन जाएगा तो x + y हो जाएगा और यहाँ से 4 से 1 कैंसिल आउट होकर 3 हो जाएगा, यानी 3 इज इक्वल टू x + y। यानी आपके पास जो x और y में रिलेशन आया कितना है, x + y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया था वह तभी सेटिस्फाई होगा जब x और y के बीच में रिलेशन कितना हो, x + y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इधर एक बार मार्क कर लेते हैं, यानी रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 3। यानी x + y इज इक्वल टू 3 होगा तभी पॉइंट E और पॉइंट B से जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस हमेशा आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये भी क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, आपको क्या करेगा, 3 पॉइंट्स दे देगा और बोलेगा कि बताओ इन तीनों पॉइंट से किस टाइप के ट्रायंगल बने हैं। ठीक है, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि जो भी ट्रायंगल होते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से अगर आप सुन लेते हो 5 मिनट, उसके बाद से किसी भी टाइप का सवाल आपसे पूछ ले इस टॉपिक से, आप इजिली उसको बता पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं एंड देन इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं ये A है
ये बी है और ये सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे हम लोग बोलते हैं? कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल हो और उसका तीनों इंटीरियर एंगल 60-60 डिग्री का हो, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। यानी यहाँ पे ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए हो जाए, तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए और तीनों एंगल आपस में 60-60 डिग्री के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाए। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दोनों कंडीशन एक ही साथ हो रहा हो तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा आपको क्या करेगा? एक पॉइंट ए, एक बी, एक सी, मतलब आपको 3 पॉइंट दे देगा। जैसा कि मान लेते हैं यही 3 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दे दिया और बोला कि बताओ यहाँ पे किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो अगर वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा तो हम लोग उसको कैसे पता करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को निकालेंगे, यानी हम लोग ए बी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग बी सी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग ए सी कैलकुलेट करेंगे। मतलब इस तीनों पॉइंट से जो भी पॉसिबल साइड्स बन रहा होगा, तीनों साइड्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर तीनों साइड आपस में इक्वल आ गया तो डेफिनेटली वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। पहले फटाफट से प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इसके प्रॉपर्टी को भी एक बार फटाफट से देखो। तो मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है, इसका नेमिंग करते हैं पहले एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो तो उस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। तो जैसे मान लो यहीं पे जो ये एक्स वाई वाला जो लेंथ है ये एक्स जेड वाले लेंथ के इक्वल हो जाए, मतलब इफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, अगर ऐसा होता है तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होता हो तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। और जो दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल जेड और एंगल वाई भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल वाई। ठीक है, मतलब जिस ट्रायंगल में ऐसा कंडीशन हो रहा होगा वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से स्केलेन ट्रायंगल देखो। तो स्केलेन ट्रायंगल तो बिल्कुल आसान है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, ये ए, ये बी और ये सी, यानी जो ए बी का लेंथ है, जो बी सी का लेंथ है और जो सी ए का लेंथ है ये आपस में इक्वल नहीं होता है और इनके एंगल में भी कोई रिलेशन नहीं होता है। यानी जो एंगल ए होता है वह एंगल बी के इक्वल नहीं होता है और ना ही एंगल सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को होल्ड करता है ये स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यानी कोई भी ट्रायंगल जिसका एक इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री का होता हो तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। आप लोग जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी ये पढ़ रखा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो क्या हो जाएगा? होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? AC है, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB है, AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? BC है, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन आप यूज करके इजिली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो ये पूरे अपने ट्रायंगल्स के टाइप्स थे। अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अपने पास पहला क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ कर लेते हो तो जो भी डाउट आपके मन में चल रहा होगा वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ट्रायंगल से किस टाइप के सवाल आते हैं। आपको ट्रायंगल मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल्स के बारे में वो सब कुछ आपको पता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनो। बोल रहा है विच टाइप ऑफ ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स A, B एंड C। तो अपने को 3 पॉइंट दिया है और बोल रहा है कि इन तीनों पॉइंट से किस टाइप के ट्रायंगल बनेंगे। तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं और इन तीनों पॉइंट्स को इस पे मार्क करते हैं, उसके बाद से आगे देखेंगे हमें क्या क्या करना है।
ठीक है, तो इसको पॉइंट ए बोल दो, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3,0, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 6,4 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट -1,3। एक बार इसको मिला लो अच्छे से। ए का कोऑर्डिनेट 3,0, बी का 6,4, सी का -1,3। अब बोला है कि इन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल तो डेफिनेटली बनेगा। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा ये बताना है, तो बिल्कुल आराम से सुनो। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पॉसिबल क्या क्या साइड्स है इस ट्रायंगल के, 3 साइड्स अपने पास। एक अपने पास ए बी है, ठीक है, एक बी सी है और एक सी ए है, ठीक है। तो सबसे पहला अपना टास्क होगा कि हम लोग इन तीनों साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाता है तो वह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर इन तीनों साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल आता है तो वह एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर इन तीनों साइड्स में से कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं आता है तो वह एक स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम को देखे हैं, जो कि साइड्स के बीच का रिलेशन होता है। तो अगर इन तीनों को हम लोग कैलकुलेट कर लिए साइड्स को, और यहाँ पे किसी भी 2 साइड्स का स्क्वायर करके उसको ऐड करने पे अगर वो तीसरे वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, देखो यहाँ पे ये जो पाइथागोरस थ्योरम था, यहाँ पे हम लोग ये और ये दोनों साइड है, इन दोनों का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर किए हैं और फिर इसको ऐड किए हैं, तो ये तीसरे वाले साइड के इक्वल आ गया है, यहाँ पे AC स्क्वायर के इक्वल आ गया है। तो ऐसा होता है तो डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो इन सभी ट्रायंगल्स के बारे में बताने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें AB, BC और CE के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद से ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, पहले AB कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो AB को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे A और यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है 3,0, ये है 3,0 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 6,4, ये है 6,4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हमें यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे और इसको y2 बोलेंगे और डिस्टेंस फार्मूला फटाफट से यूज कर लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसको रूट में कर लो, तो आपके पास ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, यानी ये हो जाएगा आपके पास 25 रूट में, यानी जो AB का वैल्यू है वह 5 यूनिट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो AB हम लोग सक्सेसफुली इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, BC के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। BC के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने से पहले फिर हमें B और C का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो B का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6,4, ये है कितना, ये है 6,4। अब पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को देखो कि ये कितना दिया हुआ है, C कितना है -1,3, -1,3। तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे पहले मार्क्स कर लेते हैं, मार्क करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब -1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास -7 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 49 प्लस 1 यानी 50 आ गया रूट में, यानी इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास 5√2 यूनिट BC का डिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है। इसको पहले रूट में कर लो सबको, ठीक है। तो ये आपका BC का वैल्यू है, ठीक है। हम लोग AB निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं, अब हम लोग AC कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। AC
ए सी बोल दो या फिर सी ए बोल दो। तो इसके लिए हमें ए और सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, -1,3। ये है -1,3। और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखते हैं एक बार। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 3,0। ये है 3,0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। और फटाफट से दूरी सूत्र यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाए आपके पास -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाए आपके पास 16 + 9, यानी फिर आपके पास रूट में 25 आ गया। यानी जो AC का वैल्यू है ये फिर 5 यूनिट निकल के आपके पास आ गया। ठीक है, इसको रूट में कर लेते हैं। यानी आप देख सकते हो कि हम लोग सक्सेसफुली तीनों साइड्स को कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि अपने पास जो AB का डिस्टेंस था वह 5 यूनिट निकल के आया था। ठीक है, जो BC का डिस्टेंस था ये 5√2 यूनिट निकल के आया था। और ये जो AC का डिस्टेंस था ये फिर अपने पास 5 यूनिट निकल के आया था। ठीक है, यानी AB और AC ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जो कि 5 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो अपने पास ट्रेंगल का जो तीनों साइड्स था, इसमें से अपने पास दो साइड का जो लेंथ है आपस में इक्वल आ गया है। मतलब ये जो ट्रेंगल होगा वो कौन सा ट्रेंगल होगा, यह एक आइसोस्केलस ट्रेंगल होगा। हेंस ट्रेंगल ABC जो होगा आइसोस्केलस ट्रेंगल होगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा अपने फिगर में एक बार मार्क कर लेते हैं। ये जो AB का लेंथ था ये वाला और AC वाला लेंथ आपस में इक्वल था। ये भी 5 यूनिट के इक्वल था और ये भी 5 यूनिट के इक्वल था। और ये वाला डिस्टेंस 5√2 यूनिट के इक्वल था। ठीक है, यानी AB और AC आपस में इक्वल हैं, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एंगल B और एंगल C, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यानी आप लिखोगे AB = AC एंड एंगल B = एंगल C। ठीक है, और ये आइसोस्केलस ट्रेंगल। तो बिल्कुल अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि इस वाले टॉपिक से, मतलब ट्रेंगल वाले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन दे दे आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। तो ज्यादा क्वेश्चन करने का सेंस बनता नहीं है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले देखो कि हमें कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं। तो हमें रेक्टेंगल पढ़ना है। ठीक है, हमें पैरेललोग्राम पढ़ना है। ठीक है, हमें स्क्वायर पढ़ना है और हमें रोम्बस पढ़ना है। ठीक है, हमें ये टोटल 4 टाइप से क्वाड्रिलेटरल अपने सिलेबस क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल और जो पैरेललोग्राम होते हैं, इनके जो प्रॉपर्टी होते हैं काफी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक ही जैसे लगभग होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके डायगोनल्स में। उसी प्रकार से ये जो स्क्वायर और ये जो रोम्बस होते हैं, इनके भी प्रॉपर्टी काफी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को एक साथ कंपेयर करके देख लेते हैं और स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टी को एक साथ करके देख लेंगे। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो एक साइड हम लोग क्या करेंगे, एक साइड रेक्टेंगल इधर कर लेते हैं। यहां पे तो दिया हुआ है, बस थोड़ा सा इसको सटा देते हैं इधर। यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो हम लोग पार्टीशन लगा चुके हैं। यहां से लेफ्ट साइड रेक्टेंगल और राइट साइड पैरेललोग्राम है, तो दोनों अच्छा फिगर एक बना लेते हैं एंड देन इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल को हम लोग इस साइड डिस्कस करेंगे और पैरेललोग्राम को दूसरे साइड। ठीक है, तो पहले इधर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल हो गया और इधर एक पैरेललोग्राम बना लो, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो फटाफट से इसको थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A, ये B, ये C और ये D। इसको बोल देते हैं
पी क्यू आर और एस। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, रेक्टेंगल हो या फिर पैरेललोग्राम हो, दोनों के जो अपोजिट साइड होते हैं आपस में पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं, ठीक है। यानी ये जो रेक्टेंगल में जो ए बी वाला लेंथ है वह सी डी के लेंथ के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, यानी ये आपस में इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला जो लेंथ है बी सी और ए डी, ये भी आपस में इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा यहाँ पे लिखो तो क्या हो जाएगा, व्हाइट से लिखते हैं। जो AB और जो CD है, यानी AB जो है वह पैरेलल होता है CD के और इक्वल भी होता है, यानी AB इज इक्वल टू CD होता है। उसी प्रकार से जो BC है वह AD के पैरेलल और इक्वल भी होता है, यानी BC जो है वह AD के पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, यानी BC इज इक्वल टू AD होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये जो अपने पास पैरेललोग्राम है इसके भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पे भी पी क्यू जो है यह इक्वल होता है आर एस के, और जो क्यू आर है वह इक्वल होता है एस पी के। तो पी क्यू जो है वह पैरेलल होगा आर एस के और इक्वल भी होगा, यानी पी क्यू इज इक्वल टू आर एस हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो क्यू आर है यह पैरेलल हो जाएगा एस पी के और इक्वल भी हो जाएगा, यानी क्यू आर इज इक्वल टू एस पी हो जाएगा। तो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में, यानी आप रेक्टेंगल बोलो या फिर पैरेललोग्राम बोलो, दोनों में जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं दोनों के पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं। तो मेन डिफरेंस कहाँ होता है भैया, तो मेन डिफरेंस इनके डायगोनल्स में होते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों के डायगोनल्स बनाते हैं एंड देन उसको डिस्कस करें, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान सुनो, जो रेक्टेंगल होता है उसका दोनों डायगोनल का जो लेंथ होता है आपस में इक्वल होता है, यानी जो AC होता है, जो AC वाला लेंथ होता है वह BD के इक्वल होता है। ये क्या है, ये डायगोनल है। उसी प्रकार से ये जो पैरेललोग्राम होता है इनके जो डायगोनल्स के लेंथ होते हैं आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी जो ये PR ये जो डायगोनल है यह इक्वल नहीं होता है QS वाले डायगोनल के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेजर डिफरेंस है इसके डायगोनल्स में है। बिल्कुल इसी प्रकार से स्क्वायर और रोम्बस में भी होता है, तो इसको फटाफट से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, उधर स्क्वायर लिखा हुआ है तो उस साइड हम लोग स्क्वायर बनाते हैं और इधर हम लोग रोम्बस बना लेंगे, ठीक है। तो ये अपना स्क्वायर हो गया और इधर रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। ये रोम्बस हो गया और यहाँ पे हम लोग दोनों का नेमिंग कर देंगे एंड देन आगे देखेंगे। तो इसको A बोलो, इसको B, इसको C और इसको D, इसको P Q R और S। यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर बोलो या फिर रोम्बस बोलो, इन दोनों टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स में जो चारों साइड्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये चारों आपस में इक्वल होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये चारों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये भी दोनों काफी एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो मेन जो डिफरेंस होता है इनके भी डायगोनल्स में होते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन जो रोम्बस होता है उसका डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो पहले डायगोनल बना लेते हैं फिर इस पॉइंट को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायगोनल्स है स्क्वायर के आपस में इक्वल होते हैं, यानी डायगोनल्स क्या क्या है, AC और BD है, ये आपस में इक्वल होंगे, ये डायगोनल है, ठीक है। और यहाँ का डायगोनल क्या है, PR और QS है, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, बोल रहा है विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी फॉर्म फ्रॉम दिस 4 पॉइंट्स A B C एंड D। तो अपने पास 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया है और बोल रहा है कि बताना कि इन चारों पॉइंट से मिलके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वह किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल मतलब रेक्टेंगल होगा कि पैरेललोग्राम होगा कि स्क्वायर होगा कि रोम्बस होगा, इन चारों में से क्या होगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल का और इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है।
तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, ये 3,5 दिया है, बी का 6,0 दिया है, सी का कितना दिया है, ये 1,-3 दिया है और ये -2,2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों क्वाड्रिलेटरल में से कुछ भी बन सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके चारों साइड को कैलकुलेट करेंगे। चारों साइड क्या क्या है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। ठीक है, ये तो साइड्स हो गए। डायगोनल्स क्या क्या है, ए सी है और बी डी है, ये डायगोनल्स है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को कैलकुलेट करेंगे और डायगोनल्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर अपोजिट साइड आपस में इक्वल आने के साथ साथ अगर डायगोनल्स भी आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है यह एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड आपस में इक्वल आते हैं लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं आता है तो यह क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर इसके चारों साइड्स इक्वल आ जाते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं तो यही क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर हो जाएगा। और चारों साइड्स इक्वल आते हैं और इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो यही क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करके आप क्या करोगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस आपको हिंट दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को और डायगोनल्स को कैलकुलेट करोगे और यहां से आप इजीली बता पाओगे कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, जहां तक मेरे को याद है ये जो चारों साइड्स है, चारों साइड्स आपस में इक्वल आएगा और यह √34 के इक्वल आएगा। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स आपस में इक्वल आएंगे, मतलब ए बी आप कैलकुलेट करना, बी सी कैलकुलेट करना, सी डी कैलकुलेट करना और ए डी कैलकुलेट करना, ये इक्वल आएगा और ये √34 के इक्वल आएगा। उसी प्रकार से इसका जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी ये भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। ए सी और बी डी आपस में इक्वल आएगा और ये 2√17 के इक्वल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से कैलकुलेट करके एक बार इसको मैच करोगे। ठीक है, ये चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा और ये √34 के इक्वल होगा और इसके डायगोनल्स 2√17 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको हम बता दिए हैं। बाकी आपका काम होगा इसको अच्छे से अपने मन से खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अपने पास क्लास 10th मैथ के 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले नए वाले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।